हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश पांडे आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल MIT मैथ्स अकेडमी पे। तो मैंने आपको पहले बता चुका है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का सिलेबस मैंने डिस्कस करा दिया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। बहुत ही सिंपल मीनिंग है, द स्टडी ऑफ चार्जेस। यानी कि जहां पे हम लोग इस चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट ना। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो स्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकंड इज दैट करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको जो क्लास 10 में पढ़नी है वो पढ़ना आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है ना। तो हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे, लेकिन थोड़े से इसके बारे में पहले जान लेते हैं, ओके ना। तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, है ना। यदि किसी भी चार्जेस कहीं पे जो रेस्ट में हो, यदि उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस, इसका मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। आपने पहले एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने देखा होगा प्रीवियस क्लास में कि हम लोग एक कॉम्ब को अपने बाल में रगड़ते हैं, रब करते हैं। उसमें क्या होता है, उसके बाद हम उस कॉम्ब को किसी डस्ट पार्टिकल या फिर हम उसको पेपर के टुकड़े के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जी बिल्कुल, वही है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो प्रॉपर्टी जो दिखाता है वो स्टैटिक प्रॉपर्टी को दिखाता है ना। हम जहां पे रब किए होते हैं ना वहीं पे काला चिपकता है, पूरे कॉम्ब या पूरे इसमें नहीं। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होगा, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जस्ट इसका ऑपोजिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन। जी बिल्कुल, आप यदि किसी चार्जेस को मोशन में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वो चार्ज मूव कर रहा है, उसको स्टडी कर रहे हैं, तो कह रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने एक चीज जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आप गौर किए होंगे, हम लोग जितने भी रब करने के लिए कोई चीजें ले रहे होंगे वो इंसुलेटर रहा होगा, यानी कि प्लास्टिक की चीजें बने, तो उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो हम लोग इंसुलेटर के बारे में यहीं पे जान लेंगे। इंसुलेटर क्या करता है, ये चार्जेस को चार्जेस कैन नॉट पास। इंसुलेटर में चार्जेस पास नहीं होते, वो जगह स्टोर रह सकते हैं। ओके, जबकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे एक कंडक्टर। ओके, कंडक्टर क्या कराएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। आप लोग घर में देख रहे होंगे कि वायर है, मेटल वायर है, उसको कहा जाता है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, चार्जेस पास थ्रू इजिली। यानी कंडक्टर से क्या होगा, चार्जेस आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि द स्टडी ऑफ चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैंने आपको बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि किसी चार्ज मोशन में है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। एक क्वेश्चन तो समझते हैं इसको, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में, है ना। तो जानते कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बस सिंपल सा है, द रीड ऑफ
फ्लो ऑफ चार्जेस फॉर यूनिट टाइम is called as electric current. Okay, the rate of flow of charges is called electric current. मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आया था कि जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मोशन में, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है चार्जेस, है ना, चार्ज। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं क्या होता है चार्ज। देखिए हम लोग चैप्टर में जितने भी पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे। यदि आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा तो चैप्टर में कहीं भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो चार्ज क्या होता है? देखिए चार्ज कोई एक एटम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये एक एटम का प्रॉपर्टी है। बिल्कुल। तो चार्जेस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ये क्या है? किसी एटम का प्रॉपर्टी होता है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में जानते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा एटम का प्रॉपर्टी के बारे में, उसमें प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज लेता है और इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसके बारे में जानेंगे कि सेम चार्ज repel each other and opposite charge attract each other। जरूर आप देख रहे हैं सेम चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। मतलब यदि प्लस प्लस होगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, माइनस माइनस होगा तो दूसरे से दूर भागेगा। यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है तो एक दूसरे के सामने आएगा। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस क्या है? तो कूलम है, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। यदि हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितने चार्जेस होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव दिखाया जाता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और एक प्रोटॉन जिसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो दोनों पे कुछ नहीं, ये नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव का होता है, दोनों में सेम वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लें, क्योंकि जब हम आगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बताएंगे तो वहां पे एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद रह सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आप इसको देख सकते हैं, जी बिल्कुल देख सकते हैं। आप चार्ट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग बढ़ने से पहले जानेंगे कि आप लोगों ने घर में एक नोटिस किया होगा कि घर में जितने भी वायर है ना सब मेटल के बने होते हैं। अब प्लास्टिक का वायर लेके मतलब नहीं चलाते, प्लास्टिक का कवर होता है। ठीक है ना। वायर उसके अंदर आप देखेंगे तो या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है या तो फिर कॉपर का हो सकता है। ठीक है ना। ऐसा क्या होता है कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, जबकि कोई वुड या फिर कोई प्लास्टिक या फिर कोई कपड़े नहीं करा सकते। ऐसा क्या चीज, उसमें क्या प्रॉपर्टी है? तो पहले हम जानते हैं उसके प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है। तो एक तरफ हम हेडिंग लगाते हैं मेटल और दूसरी तरफ नॉन मेटल। देखिए यदि किसी चीजों को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने एक तरफ मेटल लगाया है, एक तरफ नॉन मेटल लगाया। यदि आप मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें
और नॉन मेटल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें। तो इन दोनों का जो एटॉमिक साइज होता है ना, मेटल का थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉन मेटल का थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो अब यदि बड़ा है तो जो इसके आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे, यानी कि इसका आउटर ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा सा दूरी पे है, जबकि यहाँ पे आप देखें कंपेयर करके तो ये न्यूक्लियस से थोड़ी सी सामने है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जब कोई दूर है तो क्या होगा, मैंने बोला कि यदि कोई ज्यादा दूर है, जैसे आप मैग्नेट को थोड़ा सा दूर दूर पे रखते हैं, अब मैग्नेट यहाँ रखते हैं और दूरी में कहीं यदि कोई आयरन टुकड़े को रखे तो अट्रैक्ट कर पाएगा नहीं, सामने लाना पड़ता है ना। तो बस जस्ट इसमें भी वही देखा जाता है। आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे और वहां से न्यूक्लियस पे थोड़ा सा सामने पे है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और अधिक होगा, मेटल से अधिक होगा। ठीक है ना, हाई अट्रैक्शन लिख सकते हैं आप। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाना चाहेंगे कि एक सीधी सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा सा फनी होगा आपके लिए, कि यदि कोई बच्चा घर में है, माँ बाप से कांटेक्ट में है, तो आप देखिएगा वो अच्छा रहता है, मतलब वो घर से बाहर नहीं जा सकता है, तो जा सकता है, मतलब परमिशन लिए जा सकता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको परमिशन लेने। बट यदि वो थोड़ा सा पेरेंट्स से दूर दूर रहता है तो बिल्कुल वो कहीं भी दोस्त आए कहीं भी घूमने जा सकता आ सकता है। बिल्कुल यही होता है मेटल के जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नॉन मेटल के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये क्या करता है, आपको पता होगा जो मेटल है ना, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंडक्टर में कोई भी चार्जेस को कंडक्शन कराने में, कंडक्ट कराने में। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, तो मान लीजिए कोई एक एटम है, उसमें क्या है, उसके मेटल के एटम्स है, अब इसमें आसपास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन से मौजूद है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल के बिल्कुल उसी तरह होते हैं। आप जैसे कह सकते हैं कि कोई बच्चा अपने कॉलोनी में तो रहता है बट घर में नहीं रहता है ना, ये चार्ज इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर तो रहते हैं लेकिन ये इस एटम के अंदर नहीं रहते हैं। तो ये क्या होगा, यदि कोई इसमें फोर्स लगाया, कोई फोर्स अप्लाई किए, तो ये क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस होगा, यहां से मूवमेंट होगा और इसी तरह पूरे कंडक्टर में ये घूम के आ जाएगा। ठीक है, और इसी को कहते हैं कंडक्शन। चाहे तो इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने जाना कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है किसी कंडक्टर में, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन कराने में। तो आपने देखा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा था, है ना, मेटल के अंदर ही रहते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन, बाहर नहीं रहते। ठीक है ना, एग्जाम दीजिएगा, वो बिल्कुल अंदर ही रहते हैं बट वो फ्री रहते हैं, एटम के अंदर बंधे हुए नहीं रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके हम एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके एसआई यूनिट के बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला को देखते हैं। मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई बराबर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे करते हैं, क्यू से, है ना, और टाइम को टी, यानी कि आई बराबर ये फॉर्मूला बिल्कुल आप नोट कर लें, क्योंकि आप आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला आने वाला है। ठीक है ना, तो इसकी एसआई यूनिट को जानते हैं क्या होगा। देखिए चार्ज है, आप पता है कि आपका जो चार्ज है उसका जो एसआई यूनिट होता है कूलाम होता है, और ये जो टाइम है ये क्या होता है, सेकंड, है ना। तो कूलाम अपॉन सेकंड दैट इज कूलाम पर सेकंड।
ये कहलाता है चार्ज का यूनिट, एसआई यूनिट। बट इसका जो एग्जैक्ट एसआई यूनिट जो आएगा, इसको रिप्लेस करके आएगा एम्पियर, है ना, जिसको ए से डिनोट किया जाएगा। तो आप यहां पे जान सके कि आप जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है ना। अब हम लोग यहां से देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लगा सकते हैं एम्पियर, कहीं पे कूलम्ब पर सेकेंड रहे इसको भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल वही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक। देखिए आप यदि 1 एम्पियर को डिफाइन करें, चाहे 1 वोल्ट को डिफाइन करें, चाहे 1 ओम को डिफाइन करेंगे, आगे बिल्कुल आसान होने वाला है। एक तरीका, चलिए सबसे पहले जो है इसका ऐसा यूनिट के फॉर्म में इसका फॉर्मूला को लिखिए। एम्पियर ये क्या होता है, कूलम्ब ये सेकंड, राइट ना। अब आपको डिफाइन करना है 1 एम्पियर, उस सबके आगे 1 लगा दीजिए, 1 1 एंड 1। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ गया, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, यानी कि यही होता है कि 1, इसके बारे में इसको लिखें तो लिखा है वो कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास through a conductor for 1 second is called as 1 ampere, right। यानी कि किसी भी कंडक्टर में यदि हम 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड के लिए उसमें पास करा रहे हैं, उसको कहते हैं 1 एम्पियर। ओके, ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जाने वाले क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। आप चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। यानी कि हम लोग देखते हैं कि सब एक कोई मान लीजिए पार्टिकल, उसके स्मॉलेस्ट कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, उस पर कितने चार्जेस हो सकते हैं, वो होता है उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्जेस, है ना। उसके इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्जेस हैं, वही उसका सबसे लेस पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस हो सकता है किसी भी पार्टिकल का। तो हम लोग क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में जानना होता है उसमें कि यदि कोई पार्टिकल है उसमें कम से कम कितना हो सकता है ना। तो कम से कम होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन पे जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। उससे कम कभी भी किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता है, उससे अधिक होगा, उसके मल्टीपल में होगा, ठीक है ना। तो वही उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ओके। यहां पे एक फॉर्मूला आपको यूज करना होगा जो Q = NE होता है, राइट। ये Q क्या होता है, वेयर Q जो होगा आपका चार्ज होगा, N होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होता है चार्ज ऑफ एन
ओके, क्यू क्या, यहाँ पे क्यू क्या है तो चार्ज है, आप कितना पे उसमें चार्ज दे रहे हैं, एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई हो जाएगा आपका एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। आपका वैल्यू याद ही होगा आपको, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, देखिए एन फाइंड करना है, तो एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ई लिख सकते हैं ना। और आपको चार्ज कितना लेना है, तो आपको लेना है 1 कूलम, है ना। तो आपको लेना है यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लेना है। आपको इलेक्ट्रॉन पे पता है कितना होता है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये यहाँ पे एन आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, यहाँ से देख सकते हैं आप कूलम कूलम कट गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो कितने होंगे 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। यानी कि एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप किसी का भी चार्ज, किसी भी बॉडी का चार्ज निकाल सकते हैं, उसमें यदि आपको दिया रहे कि कितना हम चार्ज उसमें सप्लाई कर रहे हैं, कितना चार्ज उसमें है, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक टर्म आता है कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा, ठीक है, उसको मेजर किससे किया जा सकता है, ठीक है। तो जो मेजर करने वाला जो डिवाइस होगा उसको करते हैं एमीटर, ठीक है ना। एमीटर से हम चार्ज किसी भी सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है उसको देख सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। और एक चीज, हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे किसी भी सर्किट के साथ, ये आपका बल्ब है, ये सेल है, ये स्विच है। हम आपको सर्किट डायग्राम भी पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। एमीटर ऑलवेज एंड ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसी भी सर्किट का आप सीरीज में एमीटर को ऐड कर दीजिए तो उसमें आपको कितना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है उसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह से पढ़ें, बहुत ही अच्छे से मन लगा के पढ़ें। मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा, आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, उसको घर पे रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।